अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों, पाकिस्तान इस साल अपनी 77वीं सालगिरह को मनाएगा, मगर आज़ादी के 77 साल बाद भी पाकिस्तान अपने आप को तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल न कर सका। पाकिस्तान की इकोनॉमी 1947 से लेकर आज तक काफी ज्यादा अरूजो जवाल का शिकार रही। अगर किसी साल इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नजर आती, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन नजर आती, ज़र मुबादला में इजाफा नजर आता, तो अगले ही साल ये तमाम तर चीजें मट्टी में मट्टी हो जाती। और इस तरह पाकिस्तान इन 77 सालों में तरक्की की राह पे कंसिस्टेंटली ना चल सका। आप पाकिस्तान की तरक्की का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस मुल्क की नौजवान नस्ल अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद है, और इसी वजह से 2023 में 80 लाख से ज्यादा लोगों ने पाकिस्तान को खैरबाद कह दिया। दोस्तों, पाकिस्तान का शुमार दुनिया के ज़रीए ममालिक में किया जाता है, जिसके टोटल एक्सपोर्ट का 70% हिस्सा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से हासिल किया जाता है। पाकिस्तान की 47% लैंड एग्रीकल्चर लैंड है, जो कि 30.5 मिलियन हेक्टेयर्स बनती है। ज़री ताकत के साथ साथ पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी अफराद कुव्वत से नवाजा है। UNDP के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 64% पार्ट नौजवानों पर मुश्तमिल है, और माहरीन के मुताबिक 2050 तक इस परसेंटेज में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान आजादी के 77 साल बाद भी तरक्की के इस रास्ते में कामयाब क्यों नहीं हो सका, और क्यों ज़री पैदावार, कुदरती वसाइल और अफराद कुव्वत की दौलत से मालामाल होने के बावजूद पाकिस्तान आज मसाइल से दो चार है। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों, वैसे तो देयर आर न्यूमरस फैक्टर्स के जिनको पाकिस्तान की स्लो प्रोग्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, एंड इट कुड टेक मी एन इन्फिनिटी टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं ऐसे सिर्फ 4 फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा जो मेरी रिसर्च के मुताबिक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखते हैं इन द स्लो प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। सो द फर्स्ट रीजन दैट व्हाई पाकिस्तान इज मेकिंग नो प्रोग्रेस और मेकिंग स्लो प्रोग्रेस इज बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान। जी हाँ, अगर पाकिस्तान आज तरक्की याफ्ता नहीं तो कहीं ना कहीं मैं इसका जिम्मेदार हूँ, आप इसके जिम्मेदार हैं, हम इसके जिम्मेदार हैं। 1947 से पाकिस्तानी अवाम का एक जो सबसे बड़ा मसला रहा है वो ये है कि वो हुक्मरान की सीट पर किसी फरिश्ते, किसी मुर्शिद या किसी पीर के मुंतज़िर है। उनके ख्याल में कोई ऐसा फरिश्ता आए जो हुक्मरान की सीट पे बैठे, फैसले करे, जादू करे और मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न कर दे। एक ऐसा मुर्शिद बैठे कि जिसकी हम सिर्फ बैत कर लें और हमारे मुल्क के सारे मसाइल खत्म हो जाए। पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि वो प्रॉब्लम के बारे में बात तो करते हैं, बट दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। वो ये तो कहते हैं कि भाई मुल्क तरक्की करना चाहिए, मगर उस मुल्क की तरक्की के अंदर मुझे कुछ कंट्रीब्यूट ना करना पड़े। वो ये तो कहते हैं कि मुल्क बेहतर होना चाहिए, मगर उस मुल्क की बेहतरी के लिए मैं अपने आप को बेहतर नहीं कर सकता। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अपने मुल्क से कभी ये मत पूछो कि वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, बल्कि ये पूछो कि तुम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हो। हमारे यहाँ इस बात को बिल्कुल उल्ट लिया जाता है। हम ये कहते हैं कि मुल्क से पूछो कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है, और ये मत पूछो कि हम मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत सिर्फ बातों की हद तक है, मगर कहीं पे अगर परफॉर्म करने की बारी आती है, सेक्रीफाइस करने की बारी आती है, तो हमारे मसाइल हैं, गुर्बत है, सिस्टम का फॉल्ट है, ये तमाम तर चीजें हमें याद आ जाती हैं। बहुत ज्यादा आसान दिखाई देता है ये कि 4 दोस्त अगर कहीं कभी मिल बैठे हों तो वो मिलकर मुल्क की तरक्की के बारे में सवाल करते हैं, सिस्टम को कोसते हैं, हुक्मरान को जिम्मेदार ठहराते हैं, महंगाई के शिकवे करते हैं। और जब उन्हीं 4 दोस्तों में से किसी से पूछ लिया जाए कि भाई तुम कल को क्या करोगे मुल्क के लिए, तो वो तो सादा सा जवाब दे देता कि मैं तो बाहर निकल जाऊंगा। मतलब मसाइल हैं और उनका सोल्यूशन हमारे पास क्या है कि उन मसाइल से बचने के लिए यहाँ से बाहर निकल जाओ। आप किसी दूध वाले से ये सवाल कर लें कि भाई मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा, तो यकीन करें वो ऐसे ऐसे जवाब देगा कि हैरत गुम हो जाती है। वो करप्शन को 100 कीड़े डालेगा, सियासतदानों को गालियां देगा, सिस्टम को कोसेगा। और जब आप उससे ये सवाल करेंगे कि चलो बाकियों का तो ठीक है, तुम मुझे अपना बताओ, तुम दूध में पानी क्यों डालते हो,
तो इस बात पे वो सिंपली ये बोलेगा मेरी तो मजबूरी है, मैं तो गरीब सा शख्स हूँ, महंगाई बड़ी ज्यादा है, मुझे तो कुछ बचत ही नहीं होती। मुराद ये है कि पाकिस्तानी लोगों की मेंटेलिटी इस तरह की बन चुकी है कि वो मुल्क को बेहतर तो बनाना चाहते हैं मगर अपने आप को बेहतर नहीं करना चाहते। मुराद ये है कि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो चाहते हैं मगर उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते। हम ये तो शिकवा करते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत के पास पैसा क्यों नहीं, किधर जाता है पैसा, मगर हम अपने टैक्सेस पे नहीं करना चाहते। हम ये तो शिकवा करते हैं कि लोड शेडिंग के मसाइल हैं बट हम अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे नहीं करना चाहते। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 2023 में 71.519 बिलियन अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल थे। अब्दुल कलाम ने कहा था लेट अस सैक्रिफाइस आवर टुडे सो आवर चिल्ड्रन कैन हैव अ बेटर टुमारो। कितने ऐसे पाकिस्तानी हैं जो अपना आज कुर्बान करना चाहते हैं ताकि हमारा कल बेहतर हो सके। शायद लेस देन 1% पाकिस्तान के अंदर लोगों की मेंटेलिटी ही इस तरह की बन चुकी है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका मुद्दा, उसकी जिम्मेदारी दूसरे पे डाल दी जाए और उस बात को खत्म कर दिया जाए। और आप पाकिस्तानी अवाम की मेंटेलिटी का अंदाजा उस थर्ड क्लास कंटेंट से भी लगा सकते हैं जो आजकल हम यूट्यूब पे बना रहे हैं। जिस तरह का कंटेंट पाकिस्तानी अवाम यूट्यूब पे बना रही है इस तरह का कंटेंट पूरी दुनिया में कोई नहीं बना रहा। और जिस मकसद के लिए यूट्यूब को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए यूट्यूब को पूरी दुनिया में इस्तेमाल नहीं किया जाता। कहा जाता है कि अ नेशन इज नोन बाय द चॉइस ऑफ इट्स सेलिब्रिटीज। हमारे आज के दौर के सेलिब्रिटीज कौन हैं, इन्फ्लुएंसर कौन है, कंटेंट क्रिएटर कौन है, व्लॉगर्स। और वो क्या व्लॉगिंग करते हैं, वो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं। और इन व्लॉग्स के अंदर वो क्या दिखा रहे हैं, वो अपने घर के हालात दिखा रहे हैं, वो अम्मा अब्बा की होती हुई लड़ाई दिखा रहे हैं, वो कभी शादी होना दिखा रहे हैं तो कभी शादी टूटना दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर बनना बहुत ज्यादा आसान है अगर आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दे जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, जिसका कोई पर्पस ही नहीं बनता, जिसका सोसाइटी के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं बनता। और ऐसे कंटेंट को हमारी आवाम बहुत ज्यादा देखती है और मिलियंस के अंदर व्यूज आते हैं। आप इस बात का अंदाजा खुद लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर कितने ज्यादा कामयाब एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर हैं। लोग एजुकेशनल वीडियोस बनाते ही नहीं क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर मीनिंगफुल वीडियोस को, एजुकेशनल वीडियोस को देखने का ट्रेंड ही नहीं। अगर आपकी वीडियो में नाच गाना है, अगर आपकी वीडियो में गाली गलोच है, शुगल मेला है तो आपकी उन वीडियोस को मिलियंस ऑफ व्यूज मिल सकते हैं। अगर आप यूट्यूब के ऊपर एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आप कामयाब हों क्योंकि लोगों को एजुकेशनल वीडियोस देखना पसंद ही नहीं। और ये बात मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर खुद कर हूं कि जब भी किसी टॉपिक की रिसर्च के अंदर यूट्यूब पे जाके चीजें सर्च की जाती हैं तो बिलीव करें पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर कोई मिलता ही नहीं। और अगर कोई मिल भी जाए तो कोई चज की बात करता हुआ नजर ही नहीं आता क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड ही नहीं कि कोई एजुकेशनल वीडियोस बनाए। क्योंकि अगर कोई कोशिश करता है तो उसको जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता और वो छोड़ देता। पुराने जमाने में जब किसी बच्चे से पूछा जाता था कि भाई तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो तो या तो वो कहता था मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ये डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आज के दौर में अगर आप अपनी यूथ से पूछेंगे कि आप आगे जाकर क्या करना चाहते हैं तो कोई बोलेगा कि मैं व्लॉगर बनना चाहता हूँ, कोई बोलेगा मैं टिकटॉकर बनना चाहता हूँ, कोई बोलेगा मैं डकी भाई बनना चाहता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द आइडिया कि वो किस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। अब इस सिख मेंटेलिटी का रिजल्ट जो सामने आता है वो ये है कि कोई 12 साल का बच्चा उठता है, मोबाइल फोन पकड़ता है, वो फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर देता है। वो अपनी वीडियोस के अंदर जैसा कंटेंट यूट्यूब पर देखा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर वो उसी तरह का कंटेंट बनाना शुरू कर देता है क्योंकि उसको इस बात पे यकीन है कि भाई अगर उसके 2-3 मिलियन पर व्यू जा रहे हैं तो मेरे को 50-60 हजार तक व्यूज तो लाजमी तौर पे हो जाएंगे। अब ये जिस तरह के इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज हमने इस जमाने में चूज कर लिए हैं ये बताते हैं कि हमारी मेंटेलिटी क्या है। और इस तरह का कंटेंट यकीनन बनेगा क्योंकि मार्केट में डिमांड है। जब डिमांड एक चीज की होगी तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर काम होगा और वो कंटेंट आपको लाजमी तौर पे मिलेगा। मैं आपको अपनी जिंदगी में से एक रियल लाइफ इंसिडेंट सुनाता हूँ कि जिससे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि वाकई ही ये कंटेंट क्रिएटर हमारी नौजवान नस्ल के माइंड को किस तरह से स्पॉइल कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं इंग्लिश स्पोकन की क्लास ले रहा था और उस क्लास में मैं एक एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहा था। एक्टिविटी क्या थी कि एक सवाल था हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट संडे। अब ये सवाल था जिसके ऊपर बच्चों ने उठना था एंड दे वर सपोज्ड टू टॉक इन इंग्लिश और उन्होंने बताना था कि उनका संडे किस तरह का गुजरा या कौन सी वो एक्टिविटीज थी जो कि उन्होंने अपने उस संडे पे परफॉर्म की। अब लिटरली देयर वर डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स के जिन्होंने उस एक्टिविटी के दौरान ये कहा कि उन्होंने अपनी संडे रूटीन के अंदर व्लॉगर्स की वीडियोस को देखा। किसी ने डकी भाई का नाम लिया, किसी ने जुल्करनैन का नाम लिया। अब ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था कि अगर एक मेडिकल का स्टूडेंट या इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अपनी डेली रूटीन में से 30 या 40 मिनट ऐसी वीडियोस को देख रहा है जिनका कोई मकसद ही नहीं, तो ऐसी वीडियोस को देखने से उनका माइंडसेट कितना स्पॉइल होगा और वो किस तरह डॉक्टर या इंजीनियरिंग की लाइन के अंदर परस्यू कर सकते हैं। इधर इंडिया ने 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया, मार्स पे अपना पहला स्पेसक्राफ्ट भेज दिया, कनाडा एआई और मशीन लर्निंग हब बन चुका है, यूके के अंदर फ्यूजन एनर्जी डेवलपमेंट का काम जोरों शोर से हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि 2040 तक पहला प्रोटोटाइप फ्यूजन एनर्जी पावर प्लांट बिल्ड कर लिया जाएगा। और इधर हम क्या कर रहे हैं, लड़की ने मुझे फ्लावर दे दिया, बच्ची बेड से गिर गई, टैटू प्रैंक, गाड़ी की सीट्स पिंक करवा दी, बकरा ले लिया, एक्सीडेंट हो गया, मतलब कुछ भी। नंबर 2, एजुकेशन। पाकिस्तान में मिलने वाली एजुकेशन के मसाइल 2 लेवल पे मिलते हैं, पहला इलिटरेसी रेट और दूसरा एजुकेशनल अप्रोच। अगर हम पहले बात करें इलिटरेसी रेट की, तो पाकिस्तान जिसकी आबादी तकरीबन 25 करोड़ है में सिर्फ और सिर्फ 3,13,418 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जो कि पाकिस्तान में इस वक्त वर्क कर रहे हैं और इन स्कूल्स के अंदर इस वक्त 5,48,17,964 बच्चे इनरोल्ड हैं कि जिनकी जिम्मेदारी इस वक्त 21,39,631 टीचर्स को दी गई है। यानी एक तरफ जो स्कूल्स हैं उनकी तादाद काफी ज्यादा कम है और उन स्कूल्स के अंदर पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनकी तादाद भी अप टू द मार्क नहीं। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि पाकिस्तान के 77 साल बाद भी जो लिटरेसी रेट है वो सिर्फ और सिर्फ 62.8 तक पहुंचता है। यानी कि कुल आबादी में से 9,11,23,000 लोग अभी भी इलिटरेट बैठे हुए हैं और इस 62.8% के अंदर 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को शामिल किया गया है। यानी कि अमूमन वो एनालिसिस जो कि 15 साल से जायद उम्र के बच्चों पे किया जाता है और उनको लिटरेसी रेट में शामिल किया जाता है, उसको हमने 10 साल की उम्र पे किया तो तब हम 62.8 पे पहुंचे हैं। और अगर इसी को अगर हम 15 साल तक ले जाएं तो हमारा लिटरेसी रेट मजीद कम हो जाएगा। अब अगर आप पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे शख्स की डेफिनेशन का मवाजना वेस्टर्न ममालिक की लिटरेसी डेफिनेशन से करेंगे तो आपको एक बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा। पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे शख्स की डेफिनेशन है एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड सिंपल टेक्स्ट इन एनी लैंग्वेज फ्रॉम अ न्यूज़पेपर और मैगजीन, राइट अ सिंपल लेटर एंड परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब अगर आप वेस्टर्न वर्ड की डेफिनेशन देखें, द एबिलिटी टू रीड, राइट एंड यूज न्यूमरेसी टू हैंडल इंफॉर्मेशन, टू एक्सप्रेस आइडियाज एंड ओपिनियंस एंड सोल्व प्रॉब्लम एज फैमिली मेंबर्स, वर्कर्स, सिटीजंस एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। अब आप अगर इन दोनों डेफिनेशंस का मवाजना करें, यू विल डेफिनेटली सी अ डिफरेंस कि इन दोनों डेफिनेशंस के अंदर कितना ज्यादा फर्क है और पाकिस्तान के अंदर जो लिटरेसी डेफिनेशन है वो कितनी ज्यादा बेसिक है। और अगर आप अपने लोगों का मवाजना वेस्टर्न वर्ड की डेफिनेशन के मुताबिक करेंगे तो डेफिनेटली हमारा लिटरेसी रेट 50% भी नहीं रहेगा। नंबर 2, एजुकेशनल अप्रोच। पाकिस्तान के निज़ाम तालीम का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो बुनियादी चीजों के बारे में बात ही नहीं करता। कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, सॉफ्ट स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, इन तमाम तर चीजों को कहीं पे ना पढ़ाया जाता है ना सिखाया जाता है। हमारे निज़ाम तालीम के अंदर जब कोई बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है तो उसको एक किताबों से भरा हुआ बैग पकड़ा दिया जाता है और उसको नंबर हासिल करने की दौड़ में लगा दिया जाता है और वो बच्चा अपने पूरे एजुकेशनल करियर के अंदर इल्म के पीछे भागने की बजाय, स्किल्स के पीछे भागने की बजाय वो नंबरों के पीछे भागने लग जाता है। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं ये कहता है कि नंबर अच्छे होंगे तो मेरिट बनेगा, नंबर अच्छे होंगे तो स्कॉलरशिप मिलेगी, या नंबर अच्छे होंगे तो कामयाबी मिलेगी। वो जो मार्क्स हमें बच्चों के रिजल्ट के ऊपर नजर आते हैं वो हकीकत के अंदर उनकी काबिलियत का प्रूफ नहीं बल्कि ये तो उनकी इंटेलिजेंसी का टेस्ट होता है कि उनकी मेमोरी कितनी फास्ट है। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम बच्चों की काबिलियत नहीं चेक करते बल्कि ये देखते हैं कि उनकी मेमोरी कितनी अच्छी है, वो चीजों को याद कितना अच्छा कर लेते हैं, वो याद कितनी देर तक रख सकते हैं। पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ रटाफिकेशन है कि जिसके अंदर बच्चों को रोट लर्निंग के जरिए पूरी किताबें रटवाई जाती हैं और फिर उन्हीं किताबों में से उनके एग्जाम्स होते हैं। और इस पे सोने पे सुहागा ये कि जो किताबें हमें पढ़ाई जा रही हैं वो कई दहाइयां पुरानी है।
यानी वो दौर जो कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार है और हर लम्हे कोई ना कोई डिस्कवरी, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। वहाँ पे हमें ऐसी किताबें पढ़ाई जा रही हैं जो कि 10-10, 20-20 साल पुरानी है। नंबर 3, करप्शन। तीसरी चीज जो पाकिस्तान को सन 1947 से दीमक की तरह चाट रही है वो करप्शन है। मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर करप्शन की जड़ें इस कदर मजबूत हो चुकी हैं that it has become a part of our culture। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अब पूरे साउथ एशिया में अपना असर दिखाती हुई कहीं ना कहीं नजर आती है। पाकिस्तान के अंदर करप्शन का इस कदर ट्रेंड बन चुका है कि अब लोग करप्शन करते वक्त महसूस ही नहीं करते कि वो किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, किसी को रिश्वत दे रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब किसी ट्रैफिक पुलिस वाले को रोकने पे 500,000 देते वक्त किसी शख्स का ज़मीर उसको झंझोड़ता होगा, या किसी अफसर को इजाफी पैसे देते हुए सिर्फ इस मकसद के साथ कि मेरा काम कर दे कोई दूसरी दफा सोचता होगा। क्योंकि अब हम सब जान गए कि यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है, ये ट्रेंड बन चुका है, हम सब जानते हैं और हमने ये सुना भी हुआ है कहते हुए लोगों को कि भाई पैसे दोगे तो काम होगा, नहीं तो होते रोज ज़लील ख्वार। कभी मिठाई के नाम पर तो कभी मुबारकबाद के नाम पर, कभी गुर्बत के नाम पे तो कभी महंगाई के नाम पर, यहाँ पर हर शख्स अपनी तौफीक के मुताबिक करप्शन कर रहा है। और अगर कोई करप्शन नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि उसको अभी तक मौका नहीं मिला। ये बात कहते हुए बड़ा आयरोनिकल सा महसूस हो रहा है कि वो मुल्क के जिसको बनाने के पीछे एक नजरिया था, वो मुल्क के जिसके नाम का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो मुल्क के जिसको इस वजह से बनाया गया कि जहाँ पे मुसलमान इस्लाम के सुनहरी असूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार सके, कि जहाँ पे ऑनेस्टी हो, इंटीग्रिटी हो, सिंसियरिटी हो, ओल्ड ट्रेडिशंस और कल्चर को लेके चला जाए। ऐसा मुल्क ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया के अंदर करप्शन के अंदर 180 ममालिक में से 133वें नंबर पे आता है। यानी इसको 100 में से ऑनेस्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 29 मार्क्स दिए जाते हैं। ये हाल है पाकिस्तान के अंदर करप्शन का कि हम दुनिया के अंदर 133वें सबसे ज्यादा करप्ट मुल्क कहलाते हैं। नंबर 4, देयर इज नो जस्टिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर अदलो इंसाफ का बहुत ज्यादा फुकदान है। बड़ी बड़ी अदालतों के नाम पर बड़ी बड़ी दुकानें खुली हुई हैं जिसके अंदर वकीलों से लेकर जजेस तक हर कोई अपनी तौफीक के मुताबिक नोचने के लिए बैठा हुआ है। पाकिस्तान का निज़ाम कानून अंग्रेजों का दिया हुआ है, वही सुप्रीम कोर्ट, वही हाई कोर्ट। मगर अफसोस की बात यह है कि आजादी के 76 साल बाद भी पाकिस्तान का निज़ाम कानून इवॉल्व नहीं हो सका और अपने दौरे हाजिर की जरूरियात को पूरा न कर सका। यह कानून पाकिस्तानी आवाम को इंसाफ और वक्त इंसाफ देने के अंदर बुरी तरह नाकाम हुआ है। और अब हालात ये बन चुके हैं कि पहले तो कोई शख्स केस फाइल करना चाहता ही नहीं, मगर अगर किसी मजबूरी के तहत वो केस फाइल करता है तो वो दो बातों को यकीनन अपने माइंड में जरूर लाता होगा। पहली कि पता नहीं ये केस मेरी जिंदगी में खत्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या मैं इस केस का आखिरी मुकदमा अपनी जिंदगी में सुन पाऊंगा कि नहीं सुन पाऊंगा। दूसरी बात जो अपने ज़हन में लेके आता है कि पता नहीं इस केस को आखिरी मरहले तक पहुंचाने में मेरी कितनी रकम लग जाएगी, पता नहीं कितने पैसे पुलिस वालों को देने पड़ेंगे, पता नहीं कितने पैसे वकीलों को देने पड़ेंगे और शायद जज साहब की भी कोई फरमाइश पूरी करनी पड़ जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी कोर्ट के अंदर किसी भी मुकदमे को हतमी फैसले तक पहुंचाने के लिए दोनों फरीकैन को कम से कम 72 बार कोर्ट आना पड़ता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये मकूला पाकिस्तानी अदालतों के लिए बहुत ज्यादा सूट करता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोगों को बर वक्त इंसाफ मिलने का ट्रेंड ही नहीं मिलता। एक केस को हतमी फैसले तक पहुंचने के लिए कई सालों लग जाते हैं और इसी वजह से पाकिस्तानी अदालतों के अंदर पेंडिंग केसेस के अंबार लगे पड़े हैं। एक स्टडी के मुताबिक अगर पाकिस्तान के पेंडिंग केसेस को क्लियर करने के लिए बैकलॉग किया जाए तो पाकिस्तानी कोर्ट्स को तमाम तर पेंडिंग केस को क्लियर करने के लिए कम से कम 15 साल का अरसा लगेगा और उसके लिए एक जो कंडीशन है वो ये रहेगी कि उन 15 सालों में मजीद एक केस भी दर्ज नहीं होना चाहिए। नॉर्मली पाकिस्तानी कोर्ट्स के अंदर एक केस को हतमी फैसले तक पहुंचने तक 25 साल का अरसा लग जाता है और फिर 5 साल का अरसा उस फैसले को एग्जीक्यूट करने के अंदर लग जाता है। एज अ रिजल्ट होता क्या है कि बहुत से ऐसे केस होते हैं जो सोल्व ही नहीं हो पाते और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको इंसाफ बर वक्त नहीं मिल पाता। इस रिपोर्ट को देखिए, पाकिस्तानी कोर्ट्स के अंदर 2023 के आखिर तक 2.26 मिलियन केसेस पेंडिंग थे और इन पेंडिंग केसेस में से 1.86 मिलियन केसेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशल
जुडिशरी लेवल पर पेंडिंग रहे, जबकि 0.39 केसेस हायर लेवल यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लेवल पे पेंडिंग रहे। पाकिस्तान के अंदर अब अदल और इंसाफ का लेवल ये बन चुका है कि पाकिस्तानी अवाम अब क्राइम्स को रिपोर्ट ही नहीं करती, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि अगर उन्होंने रिपोर्ट कर दिया तो पता नहीं इंसाफ मिले या ना मिले, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो जाएंगे, जलीलो ख्वार बहुत ज्यादा होना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी के बहुत ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे। और अगर ऐसी चीज, ये ऐसी चोरी जिसके अंदर नुकसान 50,000 का है, तो उस 50,000 के नुकसान को रिकवर करने के लिए जो अमाउंट लग रही होती है वो 2 या 3 लाख रुपए लग रही होती है। तो कोई भी बेवकूफ 50,000 के पीछे अपने कारोबार को डिस्टर्ब नहीं करता या 2 गुना या 3 गुना पैसे लगाकर इंसाफ पाने की कोशिश नहीं करता। पाकिस्तान के शहरी इलाकों के अंदर अब क्राइम्स को सिर्फ 30% रिपोर्ट किया जाता है, जबकि देहाती इलाकों के अंदर जराइम को रिपोर्ट करने की जो शरह है वो सिर्फ 10% है। और इसके बावजूद हमारे पाकिस्तानी कोर्ट्स के अंदर जो पेंडिंग केसेस है उनकी तादाद 2.26 मिलियन है। दोस्तों, मेरे ख्याल से अब ये वक्त आ चुका है कि मुसलमान कभी जिन खूबियों के लिए जाने जाते थे वो खूबियां हमें काफिरों से सीखनी पड़ेगी। जी हाँ, क्योंकि वो खूबियां जिनके लिए कभी मुसलमान जाने जाते थे, आज कुफर के मुआशरे में रहने वाले लोगों ने वो अपना लिए। आज वो लोग हमसे ज्यादा ऑनेस्ट हैं, ज्यादा जस्ट हैं, ज्यादा सिंसियर हैं, ज्यादा पेट्रियोटिक हैं और उनके अंदर ज्यादा इंटीग्रिटी पाई जाती है। दोस्तों, वो ममालिक जो कि इस्लाम के नाम पे नहीं बनाएंगे, उन ममालिक के अंदर अदलो इंसाफ हमारे मुल्क से ज्यादा पाया जाता है। आप इस बात का अंदाजा इस वाक़े से लगा सकते हैं कि अमेरिका की अदालत के अंदर एक केस आया कि किसी बच्चे ने किसी सुपर स्टोर से खुराक चुराने की कोशिश की है। जब बच्चा अदालत में जज साहब के सामने आया तो जज साहब ने पूछा कि क्या तुमने सुपर स्टोर से वाकई ही चोरी की है? तो बच्चे ने इस बात का इतराफ किया और उसने कहा कि जी हाँ, मेरी वालिदा घर में बीमार थी और मैंने इस स्टोर से ब्रेड और पनीर चुराने की कोशिश की है। इस बात पे जज साहब ने कहा कि तुम्हें आखिर चुराने की क्या जरूरत थी, तुम खरीद भी तो सकते थे। तो बच्चे ने जवाब दिया कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी वालिदा बीमार थी जिसकी वजह से मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा। तो जज साहब ने कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम कहीं पे काम कर लेते, पैसे कमा लेते, तुम्हें चुराने की क्या जरूरत थी? तो बच्चे ने जवाब दिया कि मैं काम करता था, एक कार वॉशिंग स्टेशन पे काम करता था। जब वालिदा की देखभाल करने के लिए एक छुट्टी की तो वहां से निकाल दिया गया। तो जज साहिब ने कहा कि तुम किसी से मदद मांग लेते, तुमने आखिर चोरी क्यों की? तो बच्चे ने जवाब दिया कि मैं सुबह से मदद मांग रहा था मगर मेरी किसी ने मदद न की। ये तमाम तर बातें सुन के जज साहब ने एक बहुत ही हैरान कुन फैसला किया। और वो फैसला क्या था कि चोरी और खास तौर पे ब्रेड की चोरी एक बहुत बड़ा जुर्म है, इसलिए मैं अपने आप को और इस अदालत में मौजूद तमाम तर लोगों पर $10 जुर्माना आयद करता हूँ और कोई भी शख्स इस जुर्माने को दिए बगैर इस अदालत से बाहर नहीं जा सकता। ये कहते हुए ही उन्होंने अपनी जेब से $10 निकाल कर सामने रख दिए। दूसरे नंबर पे उन्होंने उस सुपर स्टोर पर $1000 जुर्माना किया कि उन्होंने एक भूखे बच्चे के साथ एक गैर इंसानी रवैया इख्तियार किया और उसकी मदद नहीं की। तीसरे नंबर पे उन्होंने ये कहा कि जब ये जुर्माना इस बच्चे को दिया जाएगा तो जुर्माना देने वाला इस बच्चे से माफी तलब करेगा। ये फैसला सुनकर उस वक्त कोर्ट में मौजूद तमाम तर लोग अश्क बहा हो गए और उस बच्चे की तो गोया हिचकियां ही बन गई हों और वो बुलंद वाला आवाज में उस जज को गॉड गॉड कह के पुकारने लग गया। दोस्तों, कुफर के मुआशरे यूं ही तरक्की नहीं कर रहे बल्कि वो अपने शहरियों को इंसाफ के साथ साथ अदल भी मुहैया करते हैं। अल्लाह ताला हमें भी ये तौफीक दे कि हम अपनी अदालतों के अंदर ऐसा निज़ाम राइज कर सकें कि जिसके अंदर लोगों को इंसाफ के साथ साथ अदल भी मैसर हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी मुलाकात होगी आपसे अब अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।